हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि हाल ही में होने वाली CBT एग्ज़ाम एवं अन्य इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक से लगातार 20 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। आज 21 नंबर से उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई सा भी जो जनरेटर होता है या मोटर होता है, उसके आर्मेचर को हम लेमिनेटेड करते हैं, यानी कि जो उसका कोर रहता है या आर्मेचर रहता है वह किसी एक कठोर धातु का ना होके उसके बीच में ऐसे लेमिनेटेड करके पत्तियों से बनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करें, दूसरा ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करें, तीसरा ऑप्शन है हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, चौथा ऑप्शन है भंवर धारा हानि। इसका राइट आंसर है एडी करंट लॉस को कम करना या भंवर धारा हानि को कम करना। इसके द्वारा हम जो उसमें एडी करंट लॉस होती है उसको कम करते हैं, और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम उसको सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रतिरोध कम क्यों है। पहला ऑप्शन है आर्मेचर धारा कम करें, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें, तीसरा ऑप्शन है कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर का तापमान कम करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। पहला ऑप्शन है ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, चौथा ऑप्शन है जनरेटर में ओवरलोड से बचने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें रहता है, यदि हम जनरेटर को घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में उसको चलाएंगे तो उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बड़े जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है। पहला ऑप्शन है अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है जनरेटर को की दक्षता बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं आर्मेचर रिएक्शन जो होती है उसको कम करने के लिए। एवं आपने देखा होगा ये भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, जो इसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और वाइंडिंग होती है, वह भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वह इंटरपोल वाइंडिंग कहलाती है। इसको हम जो आर्मेचर या कम्यूटेटर में कम्यूटेशन होता है जिसके कारण स्पार्किंग होती है, इस दोष को दूर करने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंग को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण है। पहला ऑप्शन है ढीले ब्रश कनेक्ट, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, तीसरा ऑप्शन है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक रूप से ऊपर है, चौथा ऑप्शन है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध एक क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। यह हमें पता है कि यदि आर्मेचर के सीधे समानांतर में कोई सी वाइंडिंग जुड़ी रहती है तो वह शंट जनरेटर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर यदि दोनों वाइंडिंग होती हैं तो वह कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसके अलावा यदि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में केवल एक वाइंडिंग, वो भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम श्रेणी जनरेटर
कहते हैं, और इन्हीं में से किसी को भी हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, क्योंकि इसको हम अलग से डीसी सप्लाई या फिर इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है एयर गैप को कम करें, दूसरा ऑप्शन है फील्ड की ताकत बढ़ाएं, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय हानियां, चौथा ऑप्शन है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। डीसी जनरेटर में जो पोल शू रहते हैं वह जो भी फ्लक्स मिलता है उसको समानांतर रूप से उसके चारों तरफ फैलाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, दूसरा ऑप्शन है धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, तीसरा ऑप्शन है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, चौथा ऑप्शन है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टील और ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है कार्बन और ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। कोई भी जो जनरेटर होता है उसमें जो कार्बन ब्रश होते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट के ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। पहला ऑप्शन है हैवी शॉर्ट सर्किट एंड हैवी लोड, दूसरा ऑप्शन है बिना लोड के लगातार चल रहा है, तीसरा ऑप्शन बिना रुके लगातार चलना, तीसरा ऑप्शन है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यदि हम जनरेटर की रोटेशन की दिशा बदल देंगे तो वह अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, एक जनरेटर योक में ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर कोर, तीसरा ऑप्शन है लेमिनेटेड पोल कोर, चौथा ऑप्शन है बाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर, यानी आर्मेचर में बाइंडिंग के कंडक्टर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। पहला ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, तीसरा ऑप्शन है ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण जो जनरेटर होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ब्रश को बार बार बदलना, दूसरा ऑप्शन समय समय पर मशीन को गर्म करना, तीसरा ऑप्शन है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट्स की सफाई करना, चौथा ऑप्शन है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। पहला ऑप्शन शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यदि किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता तो ऐसे जनरेटर में हम उसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई किसी बैटरी या अन्य स्रोत के द्वारा देते हैं, इसीलिए उसे हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। यदि किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है एवं उसे बाह्य सर्किट के द्वारा फील्ड में अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती तो वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। इस जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है कम धारा कम वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है उच्च धारा कम वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है कम धारा उच्च वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कम धारा उच्च वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त तार का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखें, दूसरा ऑप्शन है शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है धारा दिशा को आसानी से पलटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो करंट की दिशा है वह आसानी से उसको रिवर्स कर सके, उसे पलट सके। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबे या कॉपर के नुकसान को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है रोल्ड स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बड़ी दक्षता के या बड़े जनरेटर रहते हैं उसे हम रोल्ड स्टील से बनाते हैं। इसके अलावा जो सामान्य जनरेटर रहते हैं उसे हम कास्ट आयरन के द्वारा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है लगातार आउटपुट की आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, तीसरा ऑप्शन है विपरीत दिशा में आउटपुट कर, चौथा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्लिट रिंग का काम है जो हमें आर्मेचर में एसी करंट मिलता है वह स्प्लिट रिंग के द्वारा हमें एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, जिससे हमें डीसी सप्लाई मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? पहला ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है ऑसिलेटिंग वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जो भी जनरेटर रहता है या अल्टरनेटर रहता है उसके आर्मेचर पर हमेशा ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमें मिलता है। एवं इसको हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग के द्वारा हम उसे डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वायु परिसंचरण बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्नेहन उद्देश्य के लिए, चौथा ऑप्शन है सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंडली में फ्लक्स का निर्माण करने के लिए एवं पोल को चुंबकित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन,
तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, क्यों पोल कोर स्टाफिंग डीसी जनरेटर में उसको लेमिनेटेड करते हैं? पहला ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है विंडेज लॉस को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेस हानि को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है भंवर धारा या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसका हमने पहले भी बता चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भंवर धारा या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है विभेदक या डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम हमेशा शंट जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, दूसरा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, तीसरा ऑप्शन है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है, चौथा ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली की उत्तेजना धारा को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह आर्मेचर रिएक्शन या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होता है, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज सामान्य के ऊपर है, तीसरा ऑप्शन है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, चौथा ऑप्शन है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज संपादित करता है, चौथा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित, फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है, उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। इसमें हमें इसका ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का हमें फॉर्मूला पता है, ई बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। इसमें हम इस फॉर्मूले में हम मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 357 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त इंडक्टर पोल प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ब्रश संपर्क को कम करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बड़े जनरेटर होते हैं उसमें जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसको हमने पहले ही बता दिया है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसको हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, चौथा ऑप्शन है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यदि जनरेटर को बहुत समय तक हम बंद करके रखते हैं तो वह अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। इसके लिए फिर से हमें इसके जो पोल शू रहते हैं इसको अलग से बाह्य स्रोत के द्वारा या किसी डीसी सप्लाई के द्वारा हम इससे पोल को चार्ज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 4 पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना 1000 आरपीएम लेप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है,
इसमें हमें इसके ईएमएफ की गणना करनी है। इसका हमने पहले भी फॉर्मूला बता चुका है। इसकी सहायता से आप इसका ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 640 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ घटता है, तीसरा ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता, चौथा ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, चौथा ऑप्शन है ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जीएनए एवं एमएनए की स्थिति बढ़ जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होने लगती है। इसको कम करने के लिए हम जीएनए और एमएनए को एक ही पोजीशन में स्थिर करना होता है। यह इफेक्ट चुंबकीय क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।